नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है जाग उठा स्वाभिमान। आज सुबह से काम करते करते देवकी जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठ गई और बड़े शौक से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर टीवी देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति रमाकांत जी वहीं पास में ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक टीवी बंद हो गया। देवकी जी यह देखकर चौंक गई कि उनकी बहू सोनिया के हाथ में रिमोट था। उसने ही टीवी बंद किया था। देवकी जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी सोनिया ने कड़कती आवाज में कहा, माँ जी, सारा दिन आप टीवी देखती हैं, मालूम भी है बिजली का बिल कितना आता है। तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए रमाकांत जी बोले, बहू, ये कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं और माँ जी सारा दिन सुबह से शाम तक टीवी ही देखती रहती है। हमें तो अपने बच्चों का भी सोचना है। आज से यह रिमोट मेरे पास ही रहेगा। यह टीवी सिर्फ शाम को ही चलेगा। मैं खुद ही आपको रिमोट दे दूंगी। यह कहते हुए सोनिया रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। देवकी जी तो सदमे से जैसे पत्थर ही बन गई थी। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत थी या कोई सपना। तभी रमाकांत जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो देवकी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रमाकांत जी ने देवकी जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटे और बहू में बदलाव तो वह पिछले काफी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के खिंचना, बेवजह चीखना और चिल्लाना तो अब रोज की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार उन्हें इशारे में भी कहा था कि यह मकान उनके नाम कर दे और रमाकांत जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो यह सब कुछ बेटे बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब वे एक दिन वह अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत ज़रूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखवाना, उसके बाद बेटे के नाम। अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। कम से कम आपके बाद इज्जत की दो रोटी तो मिलेगी तुम्हारी पत्नी को। उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि दोस्त ने उन्हें बताया कि रमाकांत, अभी तो तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें जिंदगी सहज लग रही है। औलाद का असली रंग देखना है तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने मकान उसके नाम पर कर दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। रमाकांत जी जो थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे, फिर उन्होंने देवकी जी की तरफ देखा जो आंखें खोले छत की तरफ लगातार देखे जा रही थी। वे अपनी पत्नी से बोले, देवकी, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया है उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा और आज भी इस उम्र में भी तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता रहा हूँ, लेकिन इन सब का सिला हमें क्या मिला? बहू आए दिन बदतमीजियों पर उतर आती है और हमारा बेटा है कि जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस बहुत हुआ देवकी, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। फिर देवकी जी बोली, क्या मतलब? देवकी, बहुत समय से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर देवकी जी बोली, अजी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा ना हो जाए। जब बिना किसी कारण के बहू हमें आए दिन बातें सुनाती रहती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर रमाकांत जी बोले, देवकी, मालूम है तुम्हें, बचपन में जब भी मैं हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ ही नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया
तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली थी। और जब समीर पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो अभाव में ही बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मार मार कर अपनी ज़िंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसे जितना हो सका हमने उसके लिए किया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतज़ाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो वह पैसों की कमी के कारण आगे ना बढ़ पाए। इसलिए हमेशा अपने खर्चे घटाकर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे उसने मांगे हमने उसे दे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कुछ कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज सब कुछ नकार दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने अब हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे हुए थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थी। और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई के कामकाज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंखें दिखा रही हैं। तभी देवकी जी उदास होकर बोली, अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, यह तो सब अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। नहीं देवकी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जो सोचा है मैं वह करके ही रहूंगा। तभी देवकी जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने? फिर रमाकांत जी बोले, बस कल का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रमाकांत जी वैष्णो देवी जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट करवा कर ले आए। वह टिकट बस या ट्रेन का नहीं था बल्कि हवाई जहाज की थी। उन्हें हर महीने 25,000 की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 12,000 की टिकट करवाई और 13,000 अपने पास खर्च करने के लिए रख लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाई तो देवकी जी घबरा गई और एक गहरी सांस लेते हुए हड़बड़ाते हुए रमाकांत जी से पूछने लगी, क्या आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया? अरे ये क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे देवकी, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू सोनिया गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, माँ जी, आखिर आप लोगों का क्या चल रहा है? उसकी यह बात सुनकर देवकी जी हैरान रह गई और पूछा, क्यों, क्या हो गया बहू? अच्छा बोल तो ऐसी रही है जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। महीने की 10 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। बहू की ऐसे बातें सुनकर देवकी जी गहरी चिंता में पड़ गई और कहने लगी, दरअसल बहू, वह बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैंने एक साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और उसी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा दिए हैं। इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे। देवकी जी ने सकुचाते हुए कहा। तो तभी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रही हैं? शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए? चुपचाप घर में बैठे रहिए। घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें ही बताऊंगी कि कितना फालतू खर्च करते हैं उनके माता पिता, और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे? वो सोनिया की बात सुनते ही देवकी जी समझ गई थी कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही घर में यही होता आ रहा है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटे बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च चलाते हैं। यहाँ तक कि जब एक बार रमाकांत जी ने पेंशन के पैसों में से 1200 रुपए की साड़ी लाकर दी तो पेंशन में से 1200 रुपए कम देखकर उनकी बहू रमाकांत जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 1200 रुपए का आपने क्या किया है? कहाँ खर्च करके आए हैं आप?
जब रमाकांत जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए अपनी पसंद की साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से देवकी जी ने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उनके लिए साड़ी खरीदने लगता था तो वह कहती थी कि मेरे पास बहुत सी साड़ियां हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती थी तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं दिखती थी। इसलिए सोचा कि उनके लिए एक साड़ी खरीद लूं। उसी समय सोनिया बोली, क्या साड़ी खरीदने में 1200 रुपये खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग एनिवर्सरी गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को। जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्च होते हैं। बिजली, पानी, राशन, सबका बिल हमें देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को भी क्या पता कि शहरों में रहना कितना मुश्किल होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हैं। इस वाक्य को याद करते करते देवकी जी मन ही मन घबराती जा रही थी कि जब बहू ने 1200 रुपए के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया था तो अब पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही देवकी जी का बेटा समीर घर लौटा तो सोनिया ने उसे सब कुछ बता दिया। समीर उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाने लगा, इस महीने की 10 तारीख हो गई और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, और तो और बिना हमसे पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने का राशन का खर्च कैसे चलेगा, और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या थी। माँ बाबूजी, आपको बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है, आप लोगों को। अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते? ज्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूम आते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो बस अब और नहीं। इतनी बात सुनते ही रमाकांत जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रौबदार आवाज में जोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्च नजर नहीं आते। बहू आए दिन नए नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती हैं। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या। और तो और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारे टीवी देखने का भी समय निर्धारित कर दिया। अब इस घर में हमें खुलकर सांस लेने का हक है भी या नहीं? अरे बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, मर तो नहीं गए हम लोग। हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाना खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्च करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा क्या खर्च कर दिया तो भड़क पड़े। भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम लोग विदेश घूमकर आए हो। तो क्या हवाई जहाज की टिकट मुफ्त में आती है? साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो? फिर आज अपने घूमने के लिए जरा सा पैसा हमने खर्च कर दिया तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। फिर समीर बोला, पिताजी, अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांगकर नहीं खर्च करता हूँ। अपना खर्चा मैं खुद के पैसों से चलाता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ और उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा, मैं भी अपनी पेंशन के पैसों से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अपने पिता का यह जवाब पाकर समीर गुस्से से तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी मेरे पास। इतना पैसा नहीं है कि आपको फालतू का खाना भी खिलाऊं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्च भी। इतना कहकर समीर अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू सोनिया बोली, आप लोगों को शर्म नहीं आती? कभी सोचा है आपने कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है और फिर 2 पैसे घर में लेकर आता है? हम कुछ दिन विदेश क्या घूमने गए, वह आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह नहीं दिखाई देता कि आपके 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखें। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं। इस बुढ़ापे में अब कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर पर ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो
मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी, फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती? बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है कि वह बीमार हो जाएगी। रमाकांत जी की बात सुनते ही सोनिया भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। देवकी जी तो अपने बेटे बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद देवकी जी अपने पति रमाकांत जी से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू घर में हमें रोटी भी नहीं देंगे। घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुनाकर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी रमाकांत जी बोले, तुम चिंता मत करो देवकी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह लिया। जब कुछ दिन पहले ये लोग विदेश गए थे तो कम से कम 4-5 लाख का खर्च करके आए होंगे, और हमारे थोड़े से खर्च करने पर भी घर में कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहन करते रहेंगे? हमें कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौता करते ही रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब देवकी जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। देवकी जी ने अपनी बहू और बेटे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। न तो वह किसी से बात कर रहे थे और न ही किसी से नजरें मिला रहे थे। रमाकांत जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो रमाकांत जी ने देवकी जी से कहा, देवकी, अब हम लोगों ने घूमने जाना है तो चलो, तुम्हें 2-3 नई साड़ियाँ दिलवा लाता हूँ और अपने लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। रमाकांत जी के इतना बोलने की देर ही थी कि उनके बेटे बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघते हुए बेटा समीर बोला, बाबूजी, अब हम आप दोनों को अपने पास नहीं रख सकते। अरे, आपने तो सारी हद पार कर दी। आप अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने बेच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी यह हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। फिर रमाकांत जी ने कहा, बेटा, हम अब अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर लें? यह घर हमारा है, इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया था, और तो और इस घर की ज़मीन भी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, और इस हिसाब से यह घर मेरा हुआ। लेकिन बाबूजी, आप बोल रहे थे कि आप यह मकान मेरे नाम कर चुके हैं। नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वसीयत में क्या लिखवाया है। वह तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे यह सलाह दी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे के नाम नहीं करवाना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं करनी थी। अब रमाकांत जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहने लगे, एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब इज्जत कमाई है, और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो, और मुझे हर महीने की पहली तारीख को किराया दे देना, या फिर कोई दूसरा मकान भी ढूंढ सकते हो। वो तुम्हारी इच्छा, मुझे उससे कोई भी एतराज नहीं। आज महीने की 20 तारीख है, तुम्हारे पास 1 तारीख तक का समय है। सोचकर जवाब दे देना, मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी सोनिया बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो इतने बड़े घर का क्या करेंगे, और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देख रेख कौन करेगा? हम आपके बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। तभी रमाकांत जी ने कहा, अरे अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा यह हाल है। अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो अब हम तुम लोगों का रौब क्यों सहन करें? और जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगे। रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में 2 किराएदार आराम से बिठा सकता हूँ, और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है।
खाना पकाने और घर के बाकी काम के लिए हम काम वाली बाई रख लेंगे। घर से मिलने वाले किराए और अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मजे से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो बहू। यह बात सुनकर समीर और सोनिया दंग रह गए। चलो देवकी, हम शॉपिंग करने चलते हैं, कहते हुए रमाकांत जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। रमाकांत जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटे और बहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय वे अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन उनकी बहू सोनिया ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ आ गया था कि यदि अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर दो चार बातें और सुना देंगे। अगले दिन रमाकांत जी और देवकी जी को हवाई जहाज में बैठकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वह बहुत खुश थे, क्योंकि वह पहली बार अपना हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपना बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज देते हुए कहा कि हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और अब 10 दिन के बाद लौटेंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर उन्हें अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हुई और अपनी पत्नी से कहने लगे कि जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा था तो ऐसा लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने पर पता लगा कि यह असल में कितना बड़ा होता है। जब वे दोनों वैष्णो देवी पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। देवकी जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर रमाकांत जी बोले, देवकी, हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छा खाने की इच्छा, पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वह लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। वैष्णो देवी तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन सब बातों को देवकी, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही संदीप और सोनिया तुरंत उनके पास दौड़ते दौड़ते आए और उनके पैरों में गिर गए और बोले, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। आपको जैसे इस घर में रहना हो आप वैसे रहिए, जहाँ आपका घूमने का मन हो वहाँ घूम कर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते ही हैं मेरी तनख्वाह कितनी है। अब उसमें से मैं मकान के किराए के लिए पैसे निकालूं तो हम खर्च कैसे चलाएंगे? फिर सोनिया बोली, माँ जी, आप ही बाबूजी को समझाइए ना कि हमें इस घर से जाने को ना कहें। अब से घर का सारा काम मैं ही करूँगी, आप बस बैठकर आराम फरमाइए और जी भर के टीवी देखिए। देवकी जी और रमाकांत जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे बहू को अक्ल आ गई है। अब वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ पैसा मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे और मेरी पत्नी के भी खर्च हैं। हमारे दवाइयों का खर्च तो चलता ही रहता है, कभी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो कभी डायबिटीज़ की दवाइयाँ तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ, और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए तुम पर मोहताज रहूं यह मुझे मंजूर नहीं।
तो फिर समीर ने कहा, नहीं पिताजी, आप यह कैसी बात कर रही हैं? आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। फिर समीर ने सोनिया से कहा, सोनिया, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से माँ और बाबूजी के लिए चाय बनाकर ले आओ। वह कितने दिनों के बाद घर लौट कर आए हैं, वह थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही रमाकांत जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय ना लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मार कर गुजारा करना पड़ता। कभी कभी जिंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बनने में भी कोई हर्ज नहीं होता। यह तो दुनिया है और दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही। लेकिन अगर अपने हाथों में पैसा है तो हमें अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए कि हमसे कोई कुछ ना कह सके और अपने पैसों के दम पर अपनी ज़िंदगी को आत्मसम्मान के साथ गुजार सकें। तो दोस्तों, आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।